भारत की नेचुरल हेरिटेज की कहानी में ना एक बहुत ही एक्साइटिंग चैप्टर जुड़ा है। एक ऐसा चैप्टर जो देश के कुछ सबसे अनोखे और छिपे हुए खजानों को दुनिया के सामने ले आया है। तो आखिर ये जगहें हैं कौन सी और इनमें ऐसा क्या खास है? चलिए मेरे साथ पता लगाते हैं। 7। आज की सारी बातचीत ना इसी नंबर के इर्द गिर्द घूमने वाली है। ये सिर्फ कोई रैंडम नंबर नहीं है, बल्कि ये काउंट है भारत के 7 ऐसे इनक्रेडिबल नेचुरल वंडर्स का, जिन्हें हाल ही में एक बहुत ही अहम ग्लोबल लिस्ट में शामिल किया गया है। तो सवाल ये है कि आखिर ये 7 जगहें हैं कौन कौन सी और इस लिस्ट में आ जाने का मतलब क्या होता है। आइए ये सफर शुरू करते हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए, हम निकल रहे हैं एक वर्चुअल टूर पर भारत के कोने कोने में फैले इन 7 नेचुरल वंडर्स को देखने। शुरुआत करेंगे महाराष्ट्र के वॉल्केनिक प्लेटो से और सफर खत्म होगा मेघालय की मिस्टीरियस केव्स में। तो हमारा पहला स्टॉप है महाराष्ट्र में डेक्कन ट्रैप्स, खास तौर पर पंचगनी और महाबलेश्वर वाला इलाका। जरा सोचकर देखिए, ये जो पूरा लैंडस्केप दिख रहा है ना, ये लाखों साल पहले हुए भयानक ज्वालामुखी विस्फोटों का नतीजा है। ये सिर्फ पत्थर या पहाड़ नहीं है, ये तो हिस्ट्री की किताबें हैं। इन चट्टानों की परतों में पृथ्वी का पूरा इतिहास लिखा है, यहां तक कि डायनासोर्स के जमाने की कहानियां भी। महाराष्ट्र से अब हम चलते हैं साउथ में, कर्नाटक के सेंट मैरीज आइलैंड्स। ये जो नज़ारा है ना, ये किसी आर्टिस्ट ने नहीं बनाया है, ये हैं नेचुरली बने हुए हेक्सागोनल पिलर्स जो बेसाल्टिक लावा से बने हैं। और पता है सबसे कमाल की बात क्या है? ये तब बने थे जब करोड़ों साल पहले हमारा भारत मैडागास्कर से टूटकर अलग हो रहा था। मतलब नेचर की ऐसी इंजीनियरिंग वाकई में देखने लायक है। हमारा अगला स्टॉप गॉड्स ऑन कंट्री केरल, और जगह का नाम है वर्कला। यहां समुद्र की लहरें सीधी इन खूबसूरत लाल चट्टानों से आकर टकराती हैं। पर रुकिए, ये चट्टानें सिर्फ देखने में सुंदर नहीं हैं, ये तो एक टाइम कैप्सूल की तरह हैं। इनके अंदर ना लाखों साल पुरानी मरीन लाइफ के फॉसिल्स दबे हुए हैं। ये हमें उस वक्त की कहानी बताते हैं जब यहाँ का माहौल आज से बिल्कुल अलग था। तो अभी तक हमने वेस्टर्न और सदर्न इंडिया की 3 जगहों को देख लिया, लेकिन कहानी अभी बाकी है। हमारा सफर अब देश के ईस्टर्न कोस्ट और फिर फार नॉर्थ ईस्ट की तरफ मुड़ रहा है। देखते हैं आगे क्या क्या कमाल की चीजें हमारा इंतजार कर रही हैं। लीजिए, हम पहुंच गए आंध्र प्रदेश के एरा मट्टी डिब्बालू। इसका मतलब होता है लाल रेत के टीले। पर यह कोई डेजर्ट नहीं है, ये समुद्र के किनारे बने हुए यूनिक रेड सैंड ड्यून्स हैं। ये टीले असल में हमें ये बताते हैं कि हजारों सालों में सी लेवल कितनी बार ऊपर नीचे हुआ है, और ये उसी बदलाव का एक लाइव प्रूफ है। आंध्र प्रदेश में ही हमारी अगली डेस्टिनेशन है तिरुपति की तिरुमला पहाड़ियां। अब इन्हें इनकी डबल आइडेंटिटी के लिए चुना गया है। एक तरफ तो ये पहाड़ियां अपनी रिच बायोडाइवर्सिटी के लिए फेमस है, मतलब यहाँ तरह तरह के पेड़ पौधे और जानवर मिलते हैं, और दूसरी तरफ इनका कल्चरल और रिलीजियस इंपॉर्टेंस तो हम सब जानते ही हैं। वाकई नेचर और फेथ का ऐसा संगम बहुत कम देखने को मिलता है। और अब हम पहुंच गए हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया, मेघालय की गुफाओं में। सुनिए, ये कोई ऐसी वैसी गुफाएं नहीं है, ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि साइंटिस्ट ने अर्थ की हिस्ट्री के सबसे रीसेंट जियोलॉजिकल एज का नाम ही इनके नाम पर रख दिया है, द मेघालयन एज। क्योंकि इन गुफाओं की चट्टानों में ना 4200 साल पहले हुए एक ग्लोबल क्लाइमेट चेंज का पक्का सबूत दर्ज है। कमाल है ना। और हमारे इस टूर का 7वां और आखिरी स्टॉप नागालैंड का नागा हिल ओफियोलाइट। अब ये जगह तो सच में दिमाग घुमा देने वाली है। देखिए, सिंपल शब्दों में कहूं तो ये जमीन का वो हिस्सा है जो करोड़ों साल पहले समंदर की सतह हुआ करता था। टेक्टोनिक प्लेट्स की टक्कर हुई और समंदर का ये हिस्सा निकलकर पहाड़ों पर आ गया। जरा इमेजिन कीजिए, आप एक पहाड़ पर खड़े हैं और करोड़ों साल पुराने ओशन फ्लोर को टच कर रहे हैं। अनबिलीवेबल। तो ये थी वो 7 इनक्रेडिबल जगहें। पर अब इन इंडिविजुअल साइट से थोड़ा जूम आउट करते हैं और बिग पिक्चर को समझते हैं। इस अनाउंसमेंट के पीछे के नंबर्स क्या कहते हैं और इनका असली मतलब क्या है। चलिए अब फैक्ट्स और फिगर्स पर एक नजर डालते हैं। तो ये जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है, ये 12 सितंबर को यूनेस्को में इंडिया के परमानेंट डेलीगेशन ने की थी। ये डेट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसी दिन इन 7 नेचुरल साइट्स को ग्लोबल रिकॉग्निशन दिलाने की तरफ पहला और सबसे क्रूशियल कदम उठाया गया। तो ये टेंटेटिव लिस्ट आखिर है क्या भला? देखिए, इसे ऐसे समझिए, ये उन जगहों की एक वेटिंग लिस्ट जैसी है जिन्हें कोई भी देश फ्यूचर में वर्ल्ड हेरिटेज का टैग दिलाने के लिए नॉमिनेट करना चाहता है।
तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि इस लिस्ट में आना वर्ल्ड हेरिटेज बनने के प्रोसेस का पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है। इसके बिना तो आप रेस में ही नहीं है। और इन 7 नए जगहों के जुड़ने के बाद भारत के टेंटेटिव लिस्ट में अब टोटल 69 साइट्स हो गई हैं। 69! ये एक बहुत बड़ा नंबर है और ये दिखाता है कि इंडिया के पास कल्चरल और नेचुरल हेरिटेज का कितना बड़ा खजाना है, जिसे वो दुनिया के सामने पेश करना चाहता है। तो ये 69 साइट्स बनती कैसे हैं? देखिए, इनमें 49 कल्चरल हैं, 3 मिक्स्ड कैटेगरी में है और अब इन 7 को मिलाकर 17 नेचुरल साइट्स हो गई हैं। तो साफ दिख रहा है कि नई एडिशंस ने नेचुरल कैटेगरी को एक जबरदस्त बूस्ट दिया है और इससे इंडिया की जियोलॉजिकल डाइवर्सिटी पर दुनिया की नजर पड़ी है। ओके, तो हमने जगहों का टूर कर लिया, नंबर्स भी देख लिए, लेकिन अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। आखिर इन 7 जगहों का इस लिस्ट में शामिल होना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ये सिर्फ लिस्ट में एक नाम जुड़ने से कहीं ज्यादा है। चलिए समझते हैं कि ये अनाउंसमेंट असल में मायने क्यों रखती है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? पॉइंट नंबर 1, ये दिखाता है कि इंडिया की हेरिटेज सिर्फ किलों और महलों तक ही नहीं है, हमारी जियोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी कमाल की है। पॉइंट नंबर 2, जैसा मैंने कहा, ये वर्ल्ड हेरिटेज बनने की रेस का एंट्री टिकट है, इसके बिना तो शुरुआत ही नहीं हो सकती। पॉइंट नंबर 3, जब कोई साइट इस लिस्ट में आती है ना, तो उसके कंजर्वेशन यानी उसके बचाव पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। और आखिर में इससे पूरी दुनिया को इंडिया के इन छिपे हुए नेचुरल ट्रेजर्स के बारे में पता चलता है। तो इन 7 नए कंटेंडर्स के साथ इंडिया की हेरिटेज की कहानी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ पर आ गई है। अब सवाल यह है कि इन 7 में से या फिर लिस्ट में मौजूद बाकी 62 जगहों में से इंडिया का अगला यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सा होगा? ये सवाल तो फ्यूचर के लिए है, पर एक बात तो पक्की है